आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। हिंदी व्याकरण श्रृंखला को जारी रखते हुए आज चैप्टर 20 में हम अध्ययन कर रहे हैं उपसर्ग का। इसमें हम जानेंगे कि उपसर्ग की पहचान क्या है, किस प्रकार इसको पहचाना जाए, क्योंकि हर हिंदी से संबंधित एग्जाम्स हैं उनमें एक दो प्रश्न तो इसका पक्का आना होता है। और वो ये भी देख लेते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाने तो एक कद क्या पढ़ना क्या। तो इसे रटने से या याद करने मात्र से कुछ नहीं, इसे समझना है अपने को, और समझने के बाद ये पूरी तरह से हल हो जाएगा। कभी भी आपका उपसर्ग तो गलत नहीं होने वाला। देखिए, उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो है वो वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पूर्व जुड़कर क्या कर लेते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी वो एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्गों की विशेषता यह है कि ये नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये शब्द की विशेषता बता देते हैं, ये विलोम शब्द का निर्माण कर देते हैं, ये पर्यायवाची शब्द का निर्माण कर देते हैं। ये इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। जब मूल शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ता है तो इसमें कई तरीके के परिवर्तन आ जाते हैं। अब हम कह दें कि नए शब्द ही बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नए शब्द ही बनते हैं। वो जो शब्द बनता है, जो नए शब्द का निर्माण होता है, वो हिंदी के जो मूल उपसर्ग हैं उनमें तो उसके आसपास का अर्थ ही देता है। जो उपसर्ग बने, जैसे आजीवन, अब जीवन में आ लग गया तो ये अर्थ क्या दे रहा है कि जीवन रहने तक, आ का अर्थ तक ही है, जीवन के साथ आ लगा दिया तो आ जीवन, यानी ये क्या कर रहा है, ये जीवन मूल शब्द के आसपास का अर्थ ही दे रहा है। पर मैं कहूं देश है शब्द अपना, उसमें आ लगा दो आप, देश में आ लगाया तो अर्थ ही बदल गया, नया शब्द आदेश आ गया। जैसे हार मूल शब्द है आपका, हार मूल शब्द है, इसमें प्रय लगा दिया हमने उपसर्ग, तो क्या हो गया, प्रहार। नए शब्द का ही क्या हो जाता है, निर्माण हो गया। वो जो नए शब्द का निर्माण है वो अर्थ ही अलग दे देता है, यानी एक नए शब्द की उत्पत्ति वो विभिन्न अर्थ के साथ, अलग अर्थ के साथ, तो ये नए शब्दों का भी निर्माण करता है। विपरीत शब्द भी इसके बन जाते हैं, विलोम शब्द भी बन जाते हैं। जैसे सूरत है, चेहरे से अर्थ है, यहां चेहरे के बद लगा दिया तो क्या हो गया आपका, बद सूरत, मानिए इसका ये विलोम भी तो बन गया, विलोम शब्द भी बन जाते हैं। इस प्रकार इसमें क्या होता है कि नए शब्दों का निर्माण हो जाता है, विशेषता बता देते हैं, विलोम शब्द भी बन जाते हैं, पर्यायवाची भी इसमें कई बार बन जाते हैं। ये मूलतः अव्यय की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, अव्यय की तरह काम करते हैं। हिंदी के जो मूल उपसर्ग होते हैं वो आपको बताऊं कि उस मूल शब्द के आसपास का अर्थ हमें देते हैं। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, उपसर्ग तीन प्रकार के। सबसे पहले हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी के उपसर्ग हैं, उसके बाद संस्कृत के उपसर्ग हैं, और अंत में आपके विदेशी उपसर्ग हैं, जिन्हें उर्दू के उपसर्ग कहें हम, विदेशी या उर्दू उपसर्ग। इस प्रकार तीन उपसर्ग के प्रकार हैं, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और विदेशी या उर्दू उपसर्ग। सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं हिंदी उपसर्ग का। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर देख लो, आप रख लो और बात समझ में आएगी फिर आपको। देखिए, यहां हम हिंदी के कुछ उपसर्गों को देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले है अन, अद, से, पर, उन, सम, ओक, कून, पच, ती, बिन, दू, का, उन, चिर, आप, भर, बहु। ये बहुत सारे उपसर्ग हिंदी भाषा के हैं जिन्हें हम देख भी लेते हैं। जैसे अन है, अन का अर्थ क्या है, नहीं।
तो अनसुना मतलब नहीं सुना। देखिए जो मूल शब्द है उसके आगे क्या लगा है, अन लगा है। तो जब उपसर्ग लगते हैं तब होता यह है कि पहली स्थिति तो यह है कि वो शब्द जो बनता है नया वो मूल शब्द के आसपास होता है। सुना से अन सुना हो गया, अन होनी हो गया, यानी होनी से अन लग के यानी नहीं होनी, मतलब ये जो मूल शब्द है उसके आसपास का अर्थ ही देता है जो नया शब्द होता है। जैसे अध में आधा है तो इसका मरा में हमने जोड़ दिया अध, तो हो गया अध मरा। अर्थात मूल शब्द जो होता है उसके पास का अर्थ ही है ये। से सहित है तो हम करेंगे फल, फल मानी इसके साथ से जोड़ दिया तो क्या हो गया, फल सहित से फल। आगे देख लीजिए जैसे पर है, पर मानी दूसरा, तो पर देश, इस देश का क्या किया है, पास का अर्थ यानी नजदीक के आसपास का अर्थ यहां पर आया है। फिर जैसे उ है तो उतावला हो गया, सम में समान है तो जैसे सम कक्ष, तो इस कक्ष मूल शब्द कक्ष था, इसमें सम उपसर्ग लगा लिया। जब एग्जाम आती है तब ये देख लेना कि हम जो शब्द देख रहे हैं उसमें उपसर्ग के बाद भी क्या वो उसके पास का अर्थ है। ओ में अब हो जाता है, जैसे ओ सर है, जैसे क का मतलब हो जाता है बुरा, तो पूत के साथ हमने क लगा दिया तो हो गया कपूत। फिर जैसे कु का बुरा है तो पुत्र के साथ लगाया कु, तो कुपुत्र। न का अर्थ है नहीं, मतलब गणने के साथ हमने न लगा दिया, न गणने मतलब जो नहीं गिना जाए। इस प्रकार बोलकर हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो है वो अर्थ मूल शब्द के बाद जो लगता है उपसर्ग पहले, वो लगने के बाद जो शब्द बनता है वो अर्थ नजदीक का देता है, मूल शब्द के नजदीक का। पच मानी 5 होता है तो रंग में लगा दिया पच, मतलब रंग, वो भी कैसे 5 रंग। पंचमेल, अब मेल के साथ मूल शब्द के साथ हमने पच उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, पच रंग, पच मेल। तो यहां इस मेल का क्या किया गया, जो अर्थ दिया गया है वो इसके पास का अर्थ दिया गया है। नाना मानी होता है विविधिया बहुत, नाना प्रकार, मतलब प्रकार में नाना जोड़ दिया, नाना प्रकार। आप मानी वैसे स्वयं होता है तो आप बीती, बीती मूल शब्द में उपसर्ग लगाया, आप नया शब्द बन गया क्या, आप बीती। तो आप से क्या हो जाता है, आप बीती। इसके नजदीक का भर माने पूरा तो भरपेट, भरपाई। बहु माने ज्यादा तो बहुवचन यानी बहुत से वचन। बिन यानी होता है बिना, तो बिना का हो गया आपका बिन बोया। दू से दो होता है तो दो गुना, मतलब दू के साथ गुना है। तिमाही का अर्थ होता है 3, मतलब मूल शब्द माही था और ती के साथ 3 लगा दिया। का अर्थ है बुरा, तो का पुरुष यानी पुरुष के साथ क्या लगाया गया, का लगा दिया पूर्व में तो का पुरुष। उन मानी एक कम, जैसे 59, 19, 29 यानी एक कम उन होता है। फिर है चिर मानी सदैव, तो जैसे चिरायु है। चो है उसका अर्थ होता है 4, चौपाया। अब यहां जो समझने वाली मूल बात है वो ये है कि हिंदी उपसर्गों में, नोट करके लिख लीजिए इस बात को आप, कि हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनमें उपसर्ग में मूल शब्द में शब्दांश जुड़ने के बाद, शब्दांश जुड़ने के बाद मूल शब्द में शब्दांश जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है वो मूल शब्द के पास का अर्थ देता है, मूल शब्द के आसपास का अर्थ देता है, आसपास का अर्थ देता है।
यानी वो बात क्लियर हो गई जो हमने शुरुआत में की है कि वे शब्दांश जो शब्द मूल शब्द से पूर्व लगकर क्या करते हैं, उसके आसपास का अर्थ देते हैं। ये बात हमने शुरुआत में की और वही बात यहाँ पर क्लियर हो गई। कैसे, हमने ये करके देख लिया। मैंने हिंदी के खूब सारे उपसर्ग लिख लिए, लगभग सारे लिख दिए मैंने, और उसके बाद हमने देख लिया कि वास्तव में क्या होता है, हिंदी उपसर्ग जब जुड़ते हैं तो नजदीक का अर्थ दे देते हैं। उसका उपसर्ग लिख दिया मूल शब्द के साथ, तो वो जो नया शब्द आया वो क्या करता है, जो मूल शब्द था उसके आसपास का अर्थ ही देता है। ये थे आपके हिंदी उपसर्ग। अब हम बात कर रहे हैं संस्कृत उपसर्गों की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम बात कर रहे हैं उर्दू के कुछ उपसर्गों की। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं अल। अल से बन जाता है अल बत्ता, अल गरज। कम है, कम का अर्थ तो वैसे ही कम है, जैसे कम उम्र, कम वक्त, कम सीन। यहाँ इनमें मूल शब्द है, जैसे इसमें उम्र है, कम वक्त में वक्त है, कम सीन में सीन उपमूल शब्द है। जैसे बे है उपसर्ग, जैसे बेवकूफ़ है, बेरहम है, बेहतर है, बेईमान है। तो ये क्या करते हैं, उपसर्ग जो मूल शब्द होते हैं उनके साथ जुड़कर उनकी एक या तो विशेषता बता देते होंगे या फिर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। बद है, जैसे बदमाश है, बदनाम है, बदहजमी है, बदबू है। बद माने बुरा। हम उम्र है, हम सफ़र है, जैसे हम दर्द है, हम पेशा है। हम माने एक जैसा हो गया दोनों का, समान मान लीजिए इसे आप, एक जैसा समान। नाखुश हो गया इसका ना से नाखुश। नाराज, नादान, नाकाम, नापसंद। मतलब हम ये कहें कि यहाँ इसका अर्थ क्या लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। खुश, जैसे खुशबू। अब खुश का मतलब अच्छी, अच्छी जो खुशबू है वो खुशबू, बू वो जो अच्छी हो। खुशहाल, हाल कैसे, खुश माने अच्छे हाल, खुश किस्मत मानी अच्छी किस्मत। समझ गया बात, मानी खुश मानी अच्छा होता है। अब गैर है, गैर हाजिर मतलब जो नहीं हाजिर हुआ। गैर कानूनी मतलब जो नहीं कानूनी है। गैर सरकारी, सरकारी मूल शब्द में जोड़ दिया, गैर जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी। दर है अगला, जैसे तो इसमें है दर, दरार, दरकार, दरमियान। फिर है जैसे ला, इसमें लाचार, लावारिस, लापरवाह है, लापता। फिर बनता है अगला आपका उपसर्ग है बर, उर्दू का ही, जिसमें बरवक्त है, बरकरार है, बर्खास्त है। इस प्रकार आपके उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं जिनसे शब्दों का, नयों का निर्माण हो। आज का हमारी जो क्लास थी आशा करता हूँ अच्छी रही है, और आप अपने कमेंट जो हैं वो मुझे ज़रूर करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, पढ़ने वाले और विद्यार्थियों को इसको शेयर करें ताकि वो भी इस व्याकरण श्रृंखला का लाभ उठा सकें। हम इसी में अन्य विषय की क्लासें भी जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इसको शेयर किया जाए। और आज की क्लास के बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।